सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की शुरुआत कर रहे हैं। लेक्चर 1 है अपना, पहला लेक्चर है आज का। इसमें कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2024-25 के, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी करवाई जाएंगी और उनकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और बाकी जो भी डिटेल्ड होंगी आपको वीडियोस में बताई जाएंगी। ठीक है, तो अब वीडियोस को लगभग पूरा देखिएगा। और वीडियो के एंड में आपको एक बात ये बताई जाएगी कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के थ्रू जा सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड वो आपको बता दिया गया है, तो ये आपको वीडियो के एंड में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले चैप्टर की हम लोग मैट्रिक्स की। ठीक है, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस दो शब्द हैं यहाँ पर, समझिएगा। पहले आपको कहीं ना कहीं मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा और चैप्टर का नाम जो है वो आपको मैट्रिसेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म है, सिंगल मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाएगा। और मैट्रिसेस का मतलब हो गया प्लूरल फॉर्म, जो एक से अधिक मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। एक से अधिक मतलब 2-3 मैट्रिक्स हो तो उसके लिए मैट्रिसेस का यूज, और मैट्रिक्स अगर बोलता है तो सिंगल एक मैट्रिक्स है वहां पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं मैट्रिक्स के, तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स का और फंक्शंस का ऑर्डर्ड फॉर्म किसमें, रेक्टेंगुलर एरे में ही हमारा मैट्रिक्स होता है। द नंबर्स और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, उनमें जो रेक्टेंगुलर एरे में ऑर्डर्ड फॉर्म में नंबर्स या फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रेक्टेंगुलर एरे की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बीच में जो एलिमेंट आएंगे उनका ऑर्डर्ड फॉर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसको समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया, मान लीजिए 2, 4 और 8, यहाँ पर आ गया 1, 6, 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स लिखी मैंने। ठीक, इसमें इस मैट्रिक्स में मैंने नंबर का यूज किया है। सेम उसी तरीके से एक और मैट्रिक्स में लिखता हूँ, फिर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा। इसमें ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने 2 यूज किया, ठीक है, 4 यूज किया, 8 यूज किया, फिर उसके नीचे भी आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रेक्टेंगुलर एरे बनाया, 1 2 3 समथिंग कुछ लिखा, यहाँ पे 6 और 9 लिख दिया, फिर आगे कुछ नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पर कहीं कहीं छोड़ते जा रहे हैं। ये काम नहीं करना है। इसी तरीके, इसीलिए यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया है ऑर्डर्ड का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो लाइन की बात करें तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल लाइन में एलिमेंट्स हैं आपके 2 4 8, ये आपके कहलाएंगे रोज, और ये कौन सा रो है, पहला रो है। ठीक, उसी तरीके से 1 6 9 जो है वो आपका सेकंड रो कहलाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें 2 और 1 की, तो 2 और 1 आपका पहले कॉलम में है, 4 और 6 आपका सेकंड कॉलम में है, और 8 और 9 आपका थर्ड कॉलम में। तो ये आपका एक सीक्वेंस बना रहना चाहिए कि आपको अगर पहले रो में पहले कॉलम का एलिमेंट ढूंढना है तो आप उस वहां तक पहुंच सकें, पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट ढूंढना है तो आप वहां पहुंच सके, और पहले ही रो में तीसरे कॉलम का एलिमेंट आपको ढूंढना है तो आप वहां तक भी पहुंच सके। और ठीक उसी तरीके से उसके नीचे भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे और मिलने चाहिए, तभी हम उसको एक क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स का यूज किया था हमने, यहाँ पे हमने उसी तरीके से फंक्शन का यूज किया है। ये पहले रो के पहले एलिमेंट, पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, पहले रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट, और दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारा R1 हो गया, रो 1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, रो 2 बोल सकते हैं इसको, ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ये हमारा कॉलम 2 हो गया। तो ये इसके ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात हुई। अब इसमें और क्या चीज बताई गई है, द मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए बी सी एसेट्रा। द हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन की जो मैंने बताई इसकी बात कही गई है, द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज रो ऑफ मैट्रिक्स। जो हॉरिजेंटल लाइन में एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनको हम रो बोलेंगे, और सेम उसी तरीके से वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। जो नंबर्स यहाँ पे कॉलम वाइज लिखे गए हैं इस तरीके से, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर जो मैंने समझाई वो लिखी है, और
उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? जैसे किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, उनका मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैट्रिक्स है उसके एंड में कॉर्नर में ऐसे ही हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इनटू में टोटल नंबर ऑफ कॉलम। सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले रो फिर कॉलम। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ऊपर वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2 रो देखने को मिल रही है, कॉलम कितने हैं? 3 है, तो 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। सेम उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 2 रो और 2 कॉलम देखने को मिल रहा है, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ऑर्डर रो को जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स के एंड में क्या लिखा होगा? m क्रॉस n लिखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो सिंपली ऐसे ही होगा, 2 क्रॉस 2 हो गया, 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है, 2 क्रॉस 4 का भी हो सकता है, 1 क्रॉस 1 का भी हो सकता है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहलाएगा, ना कि इसको सॉल्व कर दें आप, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऑर्डर कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्या है? ये आपका जनरल फॉर्म दिया हुआ है मैट्रिक्स का। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। एक फॉर्म आपका ये है जिसमें एक ब्रैकेट के अंदर में ए और सफिक्स में आई जे का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सफिक्स में आई जे और बाहर आपको दिया हुआ है m क्रॉस n। समझ गए होंगे आप m क्रॉस n क्या है? ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, मतलब m रोज है, n कॉलम है। ठीक है, तो एक तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन पे, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इन पे बेहद ध्यान रखना है हमको। ठीक है, ये बहुत काम आती है मैट्रिक्स में और बहुत कुछ सिखाती भी है। अब इसमें इसी को एक्सपेंड करके ये बन गया, कैसे बना वो चीज देखिए। आई जे की जगह पर यहाँ पर 1 1 पुट कर दिया गया तो A11 बन गया, आई जे की जगह पर 1 2 पुट कर दिया गया तो 1 2 बन गया। अब इसका मतलब क्या है? A11 का मतलब ये है कि ये वो एलिमेंट है जो कि आपका पहले रो और पहले कॉलम में है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, मान लीजिए इस वाले पे आ जाते हैं, तो ये वो एलिमेंट है जो हमारा दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है। कहने का मतलब हम लोग इसके थ्रू, अगर हमारे पास ये जानकारी जनरल फॉर्म में दी है तो हम एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, या कोई एलिमेंट हमारे पास दिया है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये इस जगह पर है, इसकी लोकेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, सिंपली ये भी जनरल फॉर्म है। इसी को एक्सपेंड करके हमारे पास ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। इसके अगर रो ऑर्डर की बात करें तो m क्रॉस n आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं, रो 1 रो 2 ऐसे करते हुए रो आई होते हुए रो m तक आया, टोटल m रोज हैं, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम आई बीच में j कॉलम, उसके बाद कॉलम m n तक बात आई है, तो n कॉलम हो गया, m रोज हो गए। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमें अगर मैट्रिक्स बनानी हुई, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट, अगर हमें बात करनी हुई 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स की, ठीक है, 2 क्रॉस 2 के जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म की कैसे लिखेंगे, या फिर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की बात हो गई, या फिर कह लीजिए आप 2 क्रॉस 3 की बात हो गई। ठीक है, तो मैं ये 3 एग्जांपल आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 की अगर बात हुई तो सिंपली यहाँ पे 4 एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं 2 क्रॉस 2 में। लिखेंगे कैसे उसको हम? A11 A12, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2। कहने का मतलब आपके पास 2 रो और 2 कॉलम है। ये जो एलिमेंट है, पहले रो पहले कॉलम का है और पहले रो दूसरे कॉलम का है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इस तरीके से हम 2 क्रॉस 2 का जनरल फॉर्म बना सकते हैं मैट्रिक्स का। 3 क्रॉस 3 की अगर बात करते हैं तो 3 क्रॉस 3 का कैसे बनेगा देख लीजिए। 3 क्रॉस 3 में हम यूज करेंगे A11, शुरुआत यहीं से होगी हमेशा, A12 A13, फिर आ जाएंगे A21 पे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है पहला वाला रो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सफिक्स हमारा कॉलम। तो कितने कॉलम है टोटल? 3, 1 2 3 तक, इसके बाद नहीं कहानी लेके जानी है। उसी तरीके से पहला वाला यहाँ पर रो रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 और नीचे कहाँ तक आएंगे? 3 तक आएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो A21 A22 A23 और यहाँ पर A31
A32 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा A33। ये हो गया आपका 3x3 का जनरल फॉर्म। 2x3 की अगर हम बात करते हैं तो 2x3 में हमारा हो जाएगा 2 रो 3 कॉलम, A11, A12, A13 और यहाँ से आ जाएगा A21, A22, A2, एक मिनट दीजिएगा, 2, 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x3 का। देखिए सेकंड वाला AIJ में हम आई की अगर बात करें तो ये हमारा सफिक्स जो होता है ये रो रिप्रेजेंट करता है और जे जो होता है वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितने कॉलम है टोटल? 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाला 1, 2, 3 यहीं पे आकर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। और रो कितनी है इसके बाद? 2 रो है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला 1 और 2 यहाँ पर आकर के रुक गया। तो इस तरीके से आपको ये बनाना भी आना चाहिए, ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, आई होप आगे आप अगर 4x4 मिल गया, 3x2 मिल गया तो आप इन सब का बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टॉपिक है हम वो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। पहला है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, रोज कितनी भी हो, कॉलम एक होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने ले लिया ए, जब कोई नंबर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा 1x1 का है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। फिर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं 2, 3 का। हमने यहाँ पे क्या किया? 2x1। आप ध्यान से देखिएगा, 2 रो है लेकिन कॉलम कितना है? 1 है, तो ये भी हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स में आएगा। आप यहाँ पे सिंपली 0, 0 भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एलिमेंट डिफरेंट रखना है, सेम रखना है या प्लस रखना है, माइनस रखना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका भी ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2x1। तो ये भी हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स है। आप इससे आगे भी जा सकते हैं, 1, 4, 6 मैंने ले लिया, जैसे ये हमारा 3 रो और 1 कॉलम का है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक कॉलम है। यहाँ पर भी कितना है? एक कॉलम है, यहाँ पर भी एक कॉलम है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे क्या हो गए? कॉलम मैट्रिक्स के हो गए, जो ये बताता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तभी वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक उसी तरीके से अगर सेकंड की बात करें रो मैट्रिक्स की, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितना भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2। ठीक है, और 1x1 का ही एक मैट्रिक्स ऐसा है जो कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, उसके अलावा हम नहीं कह सकते। इसके बाद अगर हम बात करें एक रो के लिए, तो एक रो में आप इस तरीके से ले सकते हैं, 1 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? रो 1 है, कॉलम कितना है? 2 है। उसी तरीके से ए, बी और कुछ दूरी पे सी, ये हो जाएगा हमारा 1x3 का। ठीक है, रोज कितने हैं? 1 ही है हर एक। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रो मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरे पे। तीसरा अपना क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कहने का मतलब जो हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ऑर्डर लिखते थे m×n, वो m और n क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे 2x2, 3x3, 4x4, ये सारे, ये जो ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जाहिर सी बात है, आपका जो रो है m×n और कॉलम जो है ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x3 या 3x2 हो गया, 4x2 हो गया, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा अंतर सबका। नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, पहली कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये चीज आप देखिएगा ध्यान से। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तभी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म ये समझ सकते हैं, दैट इज अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij is equals to 0 when I is not equal to j। I is not equal to j का क्या मतलब है? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात बोली गई है, दो एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाऊंगा, पहला 2x2 का, दूसरा 3x3 का। ठीक है, 2x2 की अगर बात करते हैं तो 2x2 में जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग? a11, a12, a21, a22।
अगर हम इसके सेकंड फॉर्म की बात करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे का क्या मतलब होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, ए सफिक्स में आई जे, और यहाँ पे आई और जे इक्वल कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो ये ही हमारे क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। जैसे सिंपली और आप एक बात से समझ सकते हैं, रेक्टेंगल होता है, ठीक, रेक्टेंगल में आपके दो डायगोनल्स होते हैं, एक ये और एक ये, लेकिन मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है उसमें आपको एक ही डायगोनल देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो, ठीक है, तो ये हमारे लिए डायगोनल एलिमेंट हो गए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, चाहे आप इसको समझ लीजिए डायरेक्ट इस तरीके से, चाहे आप इस तरीके से देखिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिसमें आई और जे आपस में बराबर नहीं होता, और डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिसमें आई इक्वल्स टू क्या होता है, जे होता है, A11 A22 A33 A44, इसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, तो ये आप दूसरे फॉर्म से भी समझ सकते हैं और बेहतर यही है कि आप इससे समझें, आई इज नॉट इक्वल टू जे वाले फॉर्म से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब एग्जांपल पे आ जाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो ये हमारा जैसे मान लीजिए 2004, ये हमने एक मैट्रिक्स ली, ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे, जीरो है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, इक्वल है, नॉट इक्वल है, प्लस माइनस में है, जीरो जीरो है, ठीक है, ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, डायगोनली क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो भी आपका जीरो है, क्योंकि हमें क्या सेटिस्फाई कराना है, पहली चीज वो स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 2x2 का है। दूसरी चीज उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, वो जीरो है। दो ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है डायगोनल मैट्रिक्स की, स्क्वायर होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2x2 का हो गया। 3x3 की अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, और 0 0 यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, जो कि हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया इसका। और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, जीरो है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि 3x3 ऑर्डर की है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के। आई होप ये बात समझ में आई होगी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिक्स्थ, ये भी एक उसका पार्ट ही है, टाइप ही है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ध्यान दीजिएगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में दो कंडीशंस थी, पहला उसका स्क्वायर होना, दूसरा उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो होना। अब उन्होंने इसमें डायरेक्ट इंक्लूड कर दी है ये बोल करके कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, in which all the diagonal elements are equal is known as scalar मैट्रिक्स। अब उन दो कंडीशंस के साथ एक कंडीशन और इनमें इंक्लूड कर दो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 1 लिया, 2x2 का मैं दिखाता हूँ, 0 0 और 1 ले लिया, ठीक है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट तो यहाँ पर जीरो है, डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए, बस यही हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। जब भी ऐसी कंडीशन, और ये डायगोनल भी होगा, ये जो मैट्रिक्स है स्केलर, हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके डायगोनल एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 2x2 के लिए ये हो गया। 3x3 की बात करेंगे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, 0 0 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आपका 3x3 का हो गया, और इसमें भी आपके डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल है, और ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे सारे के सारे जीरो है, तो ये भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and all other elements are zero is known as an identity matrix। कहने का मतलब वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, वो डायगोनल होगा। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, कुछ भी हो, जीरो है तो जीरो रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, -3 है तो -3 रहेगा डायगोनल में पूरे में, वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये डिफाइन उन्होंने कर दिया, ये एकदम कंफर्म कर दिया कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट है उनका 1 होना जरूरी है। बाकी आप सिंपली ये कह सकते हैं और एक फॉर्म से कह सकते हैं इसको कि वो सारे डायगोनल एलिमेंट जिनके वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट 1 हो वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर 2x2 की बात करें तो 1 0 0 1, ठीक है, ये हमारा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और सिंपली इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं, डायगोनल भी बोल सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ। फिर अगर 3x3 की बात करते हैं तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1।
ये हमारा हो गया 3x3 का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, ये हमारा होना चाहिए। और स्केलर में क्या होता है, स्केलर में आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, 1 हो, 0 हो, प्लस माइनस का 1 हो, मतलब -1 है तो -1 ही रहे, 3 है तो 3 ही रहे, वो जरूरी होता है। ठीक है, तो डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ये तीन मैट्रिक्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है, आप डेफिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। लास्ट जो है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स है। इसका क्या डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। अगर इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें ऑर्डर की बात की नहीं गई है, ध्यान से देखिएगा। आपको 0 0 0 0 2x2 का भी देखने को मिल सकता है, 0 1x1 का भी देखने को मिल सकता है, 0 0 0 0 0 0 ये आपको 2x3 का भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है, अ मैट्रिक्स, एक ऐसे सिंपल सी मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो या फिर नल मैट्रिक्स उसको तब बोलेंगे इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये अपने टोटल 8 प्रकार के मैट्रिक्स थे। मैट्रिक्स क्या था, क्या होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली, उनके टोटल टाइप्स हमने बात कर ली। जितने भी मैट्रिक्स में हमने जनरल बात की है, जनरल फॉर्म के बारे में, उसमें जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सेकंड डेफिनेशन लिखी है, उसी का अदर फॉर्म है, दैट इज करके ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 व्हेन i इज इक्वल्स टू जे। i इज इक्वल्स टू जे का मतलब क्या हो गया, जो हमारे डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं a11 a22 a33 a44, इसमें जो सफिक्स i j होता है वो इक्वल होता है डायगोनल में। और वो क्या, किसके इक्वल बता रखा है इन्होंने, जीरो के बराबर। और जो बराबर नहीं होते उसको किसके बराबर बता रखा है, जीरो के इक्वल। देख, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, नॉन डायगोनल की बात कर रहा है, सेकंड वाला। और पहला वाला किसके बारे में बात कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू जे, ये डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो सेकंड फॉर्म है ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए समझना, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। स्केलर मैट्रिक्स में भी ये बात बोली गई है, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 और ए आई जे इज इक्वल्स टू के व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। इक्वल्स टू जे का मतलब हो गया डायगोनल की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। डायगोनल एलिमेंट में आपको के नजर आएगा पूरे में, ऐसा के, फिर यहाँ पर के और यहाँ 0 0, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए। और डायगोनल में मैंने बताया ही था, ए आई जे इज इक्वल टू 0 वन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इस फॉर्म में ज्यादा समय दीजिए समझने में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए, उसका जनरल फॉर्म हमने देख लिया, अलग अलग ऑर्डर के जनरल फॉर्म देख लिए, m क्रॉस n का जनरल फॉर्म देख लिया, मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, इतनी चीजें हमने टोटल कवर की। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, two matrices A and B are said to be equal, denoted as capital A is equals to capital B, जिससे हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। if पहला कंडीशन है they are of द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सेम ऑर्डर की बात की गई है। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम ऑर्डर का मतलब है जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मींस इसका क्या कहने का मतलब है, एग्जाम्पल एक लेकर के फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ले लिया एग्जाम्पल 2x2 का, A11 A12 A21 A22, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको इक्वल मैं दिखा रहा हूं, B11 B12 B21 B22। अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका भी ऑर्डर हमारा क्या है, 2x2, तो ऑर्डर तो सेम हो गया दो मैट्रिक्स का। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ईच एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग इक्वल करने के लिए बोला है वो ये है कि अगर पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट A11 है तो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट B11, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब A11 इज इक्वल टू B11। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर A21 की बात करते हैं तो A21 क्या है हमारा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट B21 है, ये इक्वल हो जाएगा B21 के। सिमिलरली उसी तरीके से A12 जो है वो इक्वल हो जाएगा B12 के, और A22 जो है वो इक्वल हो जाएगा B22।
ठीक है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, पहली चीज वो ऑर्डर सेम हो, और दूसरा चीज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो तब हम क्या कहेंगे, उन दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल बोलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्या है, फाइंड करना है हमको पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, टोटल 6 वेरिएबल्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है इफ गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, दो मैट्रिक्स को इक्वल किया तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि इनका ऑर्डर सेम हो। अगर बात करें इसके ऑर्डर की, तो पहला जो मैट्रिक्स है वो 3x4 का है, और यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स दिया है वो 3x4 का है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे पहले कॉलम का पहला कॉलम पहले रो का जो एलिमेंट है वो 3 है, और यहाँ पर उसकी जगह पर एक वेरिएबल p लिखा हुआ है, तो इन दोनों को इक्वल बोला गया है, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो p की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। ठीक है, अगर q की बात करते हैं तो q हमारा थर्ड रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर 5 जो है वो हमारा थर्ड रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो q की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है, दो वैल्यू हमारे पास आ गई। r की अगर बात करते हैं तो ये हमारा तीसरा रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो तीसरा रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर 49 है, तो r की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 49 आएगी। ठीक है, तीन वैल्यूज आपकी यहाँ से निकल आई। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे x की अगर बात करें तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 6। y की अगर बात करें तो y आप देख लीजिए कहाँ पर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 12 हो गया। और अगर z की बात करते हैं तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स हमारी इक्वल होगी उस पे इस तरीके से बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको सिंपली इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। इफ a इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है नीचे, ठीक है, b इज इक्वल टू आपके पास ये मैट्रिक्स है, और आर टू इक्वल मैट्रिसेस, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, देन फाइंड द मैट्रिक्स a एंड b। a और b मैट्रिक्स को निकालना है, इसका मतलब इसमें आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, इन वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करके हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोल रखा है, पहली बात तो इनका ऑर्डर आप देख सकते हैं, 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है, तो ऑर्डर इक्वल हो गया, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपके क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक है, तो वही हमको यहाँ पर करना है, मैट्रिक्स ए को बी के बराबर हम पुट कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 2b माइनस सी 4 और b, ये हो गया, इज इक्वल्स टू में माइनस का a 4 3c, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b प्लस का a और प्लस का 5। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पहले रो में और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारा a प्लस बी है, और यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम क्या है, माइनस का a है, तो a प्लस बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का a। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस a को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का b इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लीजिए। सेकंड आप सॉल्व करेंगे 2b माइनस सी किसके इक्वल रख के, 3c के इक्वल रख के, 2b माइनस सी इज इक्वल्स टू 3c। 3c को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस का 4c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आई। सेम उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, 4 तो आपका इक्वल ही है, दोनों तरफ कांस्टेंट है, लास्ट जो बचा b उसको इसके इक्वल रखेंगे, माइनस का b प्लस का a प्लस का 5 इज इक्वल्स टू b को भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा प्लस का a और प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पर a और b में इक्वेशन है, यहाँ पर भी a और b में इक्वेशन आ जाएगी, 2b को आप उधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2b माइनस का a इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यहाँ पर 2b है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लीजिए 2 से। ठीक है, दोनों तरफ इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं सिंपली वही यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 4a और प्लस में 2b इज इक्वल्स टू इधर 0 ही रहेगा, आप इसको इसके नीचे पुट कर लें, और ये हो जाएगा हमारा 2b प्लस का है और माइनस का a है, तो माइनस का a इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 5। आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कराएंगे, माइनस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू में माइनस का 5। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -1 हमको मिला, और a इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे मिलते ही आप इस इक्वेशन के थ्रू b भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2b इज इक्वल्स टू 5 प्लस का a, और प्लस का ये मतलब हो गया प्लस माइनस माइनस का 1, आप यहाँ पे इसको 4 लिख सकते हैं, और ये आपका आ गया 5 - 1 4 और 2b, और b इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका आ जाएगा
2। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ से आप 4c भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 4c इज इक्वल्स टू 2b है, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू रखेंगे तो 2 2 4 डिवाइडेड बाई 4 आपका 1 आ जाएगा। तो a b c की वैल्यू आपके सामने है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस बी बोल रखा है, तो a और b को ऐड कराएंगे तो -1 + 2 आपका 1 हो जाएगा, और 2b माइनस सी, 2b की अगर बात करेंगे तो 4 हो गया, और माइनस का 1, 4 - 1 आपके पास 3 आ गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऑलरेडी 4 था। और लास्ट वाली की बात करेंगे तो b की वैल्यू हमारी 2 है, तो a मैट्रिक्स हमारे पास ये आई। b की अगर बात करते हैं तो b माइनस a है, माइनस a का मतलब 1 हो गया, 3c, और 3c का मतलब हो गया 3, और यहाँ पर 4 ही था, और ये हो जाएगा माइनस का b प्लस का a, माइनस b मतलब -2, और प्लस मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -1 -3 और प्लस का 5 आपका हो गया 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली हमको a और b की वैल्यू हर जगह पर पुट करनी, a b और c की जहां पर जो है, ठीक है, उसी को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपके a और b मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारी पहली मैट्रिक्स है, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, तो आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 whose elements are given by aij is equals to 1/2 mod का 2i minus j। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर 3 की यहाँ पे बात की गई है, तो हम 3x3 का एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे। सपोज कर लेते हैं वो मैट्रिक्स A है, इसको लिखेंगे हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 और A33। ये हमारा हो गया 3x3 का जनरल मैट्रिक्स। अब इसमें हमको aij क्या दिया हुआ है, aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड में 2i माइनस j गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ से हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। a11 की बात अगर करते हैं तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रखना है, 1/2, और मॉड में 2 i की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो गया 2 माइनस का 1, 2 - 1 2 ही मिला, मतलब 1 ही मिला, मतलब तो 1/2 बाहर है, तो 1/2 हमारा इसका एलिमेंट्स, इस एलिमेंट का वैल्यू हो जाएगा। a12 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 रखना है, 1/2, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 - 2, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और 0 का मॉड 0 होता है, मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 0। फिर a13 निकालेंगे, 13 निकालेंगे तो 1/2, और यहाँ पर आएगा और 2 1 जा 2 और माइनस का 3, 2 - 3 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 1 हो जाएगा, फिर से हमको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। a14 की अगर बात करते हैं, सॉरी 14 नहीं है यहाँ पर, a21 है। ठीक है, एक मिनट, a21 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2, और यहाँ पर हमारे पास 2i है, i की जगह पर 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 - 1 हमारा आएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/2 a21 के बाद अगर हम बात करते हैं a22 की, a22, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और मॉड में 2 2 4, 4 - 2 हमारे पास 2 आएगा, तो वापस से ही हमारे पास मिल जाएगा आंसर इसका 1। a22 के बाद a23 की बात करते हैं तो a23 हमारे पास 1/2, और ये मॉड में 2 2 4 - 3 1 आ गया, ये हमारे पास वापस से 1/2 आ जाएगा। a31 की अगर बात करते हैं तो a31 हमारे पास 1/2, और ये हो जाएगा 3 2 6, और 6 - 1 5, ये हो गया हमारा 5/2। a31 के बाद a32 की बात करेंगे तो 1/2, और एक मिनट ये शायद दिख ना रहा हो, 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2i माइनस j, मीन 3 2 6 - 2 4 आ जाएगा, और ये 2 2 4 आ गया। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 2। उसी तरीके से जो बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट a33 a33 कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 2 6, 6 - 3 3, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल सारे एलिमेंट्स आ गए। अभी क्या करना है, 3x3 की मैट्रिक्स में आपको जहां पर जो है उनकी वैल्यूज को पुट कर देना, आपको वो 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको यही काम करना है, जगह नहीं है वरना मैं यहाँ पे कर देता, फिलहाल यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ।
ठीक है, 3x3 का। तो A11 आपका हो जाएगा 1/2, A12 आपका 0 है और A13 आपका 1/2 है। तो ये हो गया। और उसके बाद सेकेंड 13 की अगर बात करें तो 12 13 हो गया। 21 की बात करें, 21 आपका 3/2 है, 3/2। और 22 आपका 1 है और 23 आपका 1/2 है। उसके बाद आप 31 पे बात करेंगे, 31 में आपका 5/2 है, 5/2 के बाद 3 2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा और लास्ट में आपका 3/2 है। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स 3x3 की बन के तैयार हो। ठीक है, इसमें आपकी अगर गलती हो भी सकती है तो कैलकुलेशन में, और वो गलती का निवारण सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना ही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा इन सब चीज़ों में। वैसे भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना हमको चाहिए, तभी हमारे लिए एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी बनती है और गलतियां भी कम होती हैं। कॉन्सेप्ट्स इसमें आसान है, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर को, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपसे गलती स्वाभाविक है एकदम कि हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये अपना लास्ट क्वेश्चन था आज के इस सेशन का, इस लेक्चर का। अभी आपको क्या करना है, जितना भी चीजें मैंने बताई है इसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हैं। अगली जो वीडियो है आपको इसी की मिलेगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो आप इस वीडियो लेक्चर का हेल्प जो अगली वीडियो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी। बाकी एक चीज और ये है कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइजेस मैं करवाऊंगा उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। बाकी जो लेक्चर करवा रहा हूँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, आपको सीक्वेंस वाइज इसकी प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। तो आप लेक्चर्स को पढ़िए, क्वेश्चंस को लगाइए, लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, मतलब चैप्टर वाइज पूरे लेक्चर्स को ले लीजिए। आपको हर एक चैप्टर का मिलने वाला है जल्द से जल्द, और उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में बस इतना मैंने बता दिया कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इस एक्सरसाइज पे जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चीज़ मैं लगभग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा हर एक वीडियो में। बाकी जितने भी क्वेश्चन जिस भी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आप उसके ऊपर फिर से रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग लेक्चर 2 के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।